खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस पेपर की क्लास चल रही है। उसमें यूनिट 5 का भारत का समान भूगोल की क्लास चल रही है। उस क्रम में आज जो है हम लोग की क्लास रहेगी भारत की प्राकृतिक संकट एवं आपदा से क्लास रहेगी। और ये याद रखिएगा यूनिट 5 की क्लास है और 34वें नंबर की क्लास है। आपको बताया गया था कि भारत के सामान्य भूगोल को इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद करने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा। इसलिए इसको छोटे छोटे 18 चैप्टर में बांट दिया गया है। ये सभी क्लासेज हो चुके हैं और हम लोग का जो है आज जो है भारत के संकट और आपदाएं जो है ये इसकी क्लास रहेगी। 2 क्लासेस के बाद बचेगी। तो भारत की प्राकृतिक संकट और आपदा के अंतर्गत जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। तो आइए देखा जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इस क्लास में संकलित किए गए हैं। और आपको बताया गया था कि अगर आप कोर्स परचेज किए हैं, बुक भी मंगा चुके हैं, तो बुक को लेकर बैठिए और अच्छा रहेगा। जैसे बुक आपने लिया होगा तो इस बुक का वो चैप्टर खोलिए और उस चैप्टर को पेंसिल लेके बैठिए और नीचे निशान लगाते हुए इस क्लास को पढ़ेंगे तो और अच्छा लगा, याद भी होगा। ठीक है, जैसे ये क्लास समाप्त हो जाएगा इससे संबंधित एमसीक्यू जो होगा तो आप हल करेंगे, आपको याद होने में आसानी होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अच्छी क्लास। ठीक है, भारत की प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें कि मानव या प्रकृति द्वारा वह घटना जिससे जीव जंतु व पेड़ पौधे आदि को अत्यधिक क्षति पहुंचती है उसे आपदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपदा के नाम से जाना जाता है। इसमें देख रहे होंगे, पहला है भूकंप, दूसरा है सूखा, तीसरा है बाढ़, चौथा है ज्वालामुखी विस्फोट, पांचवा है चक्रवात और छठवां है औद्योगिक आपदा आदि। ठीक है, और सबके विषय में एक एक पॉइंट देखा जाएगा। जो भी एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, सबके विषय में चर्चा करेंगे। 1-2 प्रश्न इस क्लास से जरूर आते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं भूकंप के विषय में। पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के कंपन को 2 प्रमुख कारण होते हैं। पृथ्वी के कंपन के 2 प्रमुख कारण होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, पिछले वर्ष चीन और नेपाल सरकार ने संयुक्त रूप से इस बात की घोषणा किया था। लेकिन किताबों में आप क्या देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। फिर ये 2 मीटर बढ़ा कैसे? 2 मीटर इसलिए बढ़ा कि चट्टानों के खिसकने के कारण, टकराने के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भौगोलिक दृष्टि से आप आंसर देंगे किसी चीज का, 4 ऑप्शन रहेंगे तो वो आंसर देंगे आप। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भूकंप आने का कारण क्या होता है, तो भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो है प्लेटें जो होती हैं उसको टकराने से, खसकने के कारण भूकंप आता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कंपन के 2 प्रमुख कारण है। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव जनित कारण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक कारण के विषय में। ठीक है, यानी भूकंप जो आता है, जो कंपन होता है, उसके प्राकृतिक जनित कारण क्या है? कंपन के प्राकृतिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, दूसरा भूस्खलन द्वारा, तीसरा पृथ्वी के अंदर प्लेटों के खिसकने के द्वारा। ठीक है, और कंपन के मानव जनित कारण क्या हो सकता है कि कंपन के मानव जनित कारण निम्नलिखित है। पहला है वृक्षों के कटाव के कारण, दूसरा है बड़े बांधों के निर्माण के कारण। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भूकंप केंद्र या अवकेंद्र को भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है और यहाँ कंपन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आ रहा है तो ये जो है भूकंप का अवकेंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, भूकंप के ऊपर धरातल स्थल को अपकेंद्र कहा जाता है और यहाँ कंपन यही होता है। ठीक है, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला पी तरंग या प्राथमिक तरंग, दूसरा यस तरंग या द्वितीय तरंग, तीसरा सतही तरंग या यल तरंग होती है। और ये बुक हमारी निकली है, आप चाहे तो इसको ले सकेंगे। अभी आगे इसके विषय में बताएंगे, ये पहले क्लास की देख लिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों तरंग के विषय में देख लिया जाए। जैसे पी तरंग के विषय में देखा जाए कि पी तरंग क्या होता है, इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है और पी तरंग या प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है, जिसमें सबसे अधिक, याद रखिएगा, जिसमें सबसे अधिक गति होती है और तीव्रता कम होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से, याद रखिएगा, पी तरंगे चलती हैं। दूसरा है यस तरंगे या द्वितीय तरंगे। यस तरंगे या द्वितीय तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जाना जाता है। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। ठीक है,
सतही तरंगे या यल तरंगे, सतही तरंगे या यल तरंगों में तीव्रता सबसे अधिक होती है। इनके द्वारा सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं और सबसे अधिक जन घनत्व की हानि याद रखिएगा सतही तरंग से या यल तरंग से होती है। आपके एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तरंग से सबसे अधिक भूकंप से नुकसान होता है। 4 ऑप्शन दे दिया, पहला प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और जो है सतही तरंग, और इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आपका? इसमें से तीसरा आंसर आप लगाएंगे। प्रश्न ऐसे आते हैं, इन दोनों से प्रश्न कम आते हैं, तीसरे वाले से प्रश्न अधिक आते हैं। आइए इसमें देखते हैं भूकंप मापने का यंत्र। ठीक है, सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र से भूकंप की तीव्रता जो है 0 से 9 तक मापी जाती है। मार्केली स्केल से भूकंप की तीव्रता जो है 0 से 13 तक मापी जाती है और रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता जो है 0 से 11 तक मापी जाती है। और टेस्ट सीरीज के विषय में बताना था, ये बुक मेरे द्वारा निकाला गया है, आप इसको ले लेना चाहिए। ये थियरी बुक है, ये प्रैक्टिस बुक है। बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार 50 चैप्टर बना दिए गए हैं। हर चैप्टर में 30 जो है एमसीक्यू है इस वाले में। इसमें आपके थियरी वाले प्रश्न है और इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित इसमें सभी वन लाइनर कंटेंट है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी है। एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है 30 एमसीक्यू सेट 20 में है। अपडेटेड तथ्य है, ये 2 से 6 यूनिट है, ये पूरा यूनिट है 1 से 6 तक। इसमें करंट अफेयर भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये हिंदी में है। इसका एक चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर पढ़ने के बाद उससे उसी चैप्टर का टेस्ट दीजिए और आप देखेंगे कि सेम इसी पे दोनों एक दूसरे से जो है पूरक पुस्तक है। इसी के आधार पर इसमें टेस्ट बनाए गए हैं, यानी जो थियरी में है वो टेस्ट में भी है, तो आपको जो है याद करने में आसानी होगी। और ये अब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है examsiddhi.com, यहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं, डिटेल जानकारी वहाँ से लिख सकते हैं, या जो नंबर आप देख सकते हैं इसमें फॉर बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको जो ले लेना चाहिए, इसमें 12,999 टेस्ट है, याद रखिएगा 12,999 टेस्ट 1299 रुपए में है। आपको सभी से आयोग के सिलेबस के अनुसार कवर कर दिया गया है। इसमें एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और याद रखिएगा इसमें पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, याद रखिएगा। जो गलती एग्जाम सेंटर में आप करेंगे वो गलती जो है टेस्ट देके करेंगे, वो गलती आपको जो है ताकत बन के आपको टेस्ट जो है एग्जाम में आपको दिलाएगी। और ये कह रहे थे ये बिल्कुल टेस्ट पोर्टल है ये, लेकिन इसमें फ्री में क्या दिया जा रहा है आपको, 100 मॉडल प्लस मॉडल पेपर है। वैसे तो इसमें 434 टेस्ट है, जिसमें जो है आपके जो है कुल 1299 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन 100 इसमें मॉडल पेपर और सभी इसमें ई-पीडीएफ वाले बुक वाले भी फार्म में हैं और सभी क्लासेस रिकॉर्डिंग इसमें है। और जो है सिलेबस वाइज टेस्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट है, सैलॉट पेपर 2014 से लेकर अब तक, और भी जो है लैपटॉप टैबलेट पे भी इसको दे सकते हैं। यूनिट वाइज टेस्ट है, आप इसके लिए भी आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, और निःशुल्क इस पे टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको आना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए इसमें। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी आपको जुड़ जाना चाहिए और ये नंबर है, ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्लास में आगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि भूकंप मापने का यंत्र, ये हो गया था। आते हम लोग भूकंप के प्रबंधन के विषय में। ठीक है, भूकंप के लिए प्रबंधन निम्नलिखित है। पहला है भूकंप क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतों का निर्माण करना। जैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा, निम्नलिखित में से भूकंप रोकने के कौन सा उपाय नहीं है। ठीक है, इसमें से एक रहेगा और एक नहीं वाला कुछ गलत दे देंगे, तो इसको बस याद नहीं करना, समझेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, जैसे दूसरा पॉइंट दिया है भूकंप आकलन व सूचना केंद्रों की स्थापना करना। तीसरा है भूकंप रोधी मानक के अनुसार नगरों का निर्माण करना। चौथा है सामुदायिक स्तर पर भूकंप की तैयारी करना। पांचवा है भूकंप केंद्रों द्वारा समय समय पर हलचल का पता लगाना। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल ये आ चुके हैं। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान पूछा हुआ है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है, तेलंगाना में। ठीक है, दूसरा है भूकंप अभियांत्रिकी एवं प्रशिक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, रुड़की में है, उत्तराखंड में। ठीक है, तीसरा दिया है समुद्र में आए भूकंप को सुनामी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सूखा के विषय में पढ़ने जा रहा है। सूखा क्या होता है देखेंगे, आप जान भी रहे होंगे, जिस क्षेत्र में जल व आर्द्रता अधिक समय तक अभाव हो जाए, उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सूखा से बचने के उपाय निम्नलिखित है। पहला है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नदी जोड़ो परियोजना पर बल देना चाहिए।
नदी जोड़ो परियोजना क्या है? जैसे आप जानते होंगे गर्मी के दिनों में दक्षिण भारत की नदियां में पानी कम हो जाता है या सूख जाती हैं। उत्तर भारत में 12 महीने पानी रहता है, थोड़ा सा उसका स्तर ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा अमृत परियोजना के तहत उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ा गया। नदी जोड़ो परियोजना क्या है कि जिस नदी में 12 महीने पानी रहते हैं, भले उसका स्तर कम या अधिक हो, कुछ नदियां ऐसी होती है उसका पानी बिल्कुल सूख जाता है, तो उससे उसको नहरों द्वारा कनेक्शन किया जाए ताकि उसमें भी पानी आए। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं नदी पर बांध या जलाशय का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ड्रिप या छिड़काव विधि से सिंचाई होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा पानी जो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तालाबों जलाशय के निर्माण संख्या में वृद्धि करना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत कम पानी वाले फसलों को उगाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से फसल बीमा, दुग्ध उद्योग, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, बाढ़ के विषय में देखेंगे जाए, जान भी रहे होंगे आप। जब नदियों का जल स्तर अपने तटों से बाहर आने लगता है तो इस स्तर को बाढ़ का रूप दिया जाता है। ठीक है, भारत में बाढ़ का प्रबंधन निम्नलिखित है। पहला है मौसम रिपोर्ट की जानकारी समय समय पर समाचार के माध्यम से उपलब्ध कराते रहना चाहिए। दूसरा, वर्षा का रिकॉर्ड का प्रति वर्ष डाटा इकट्ठा करना चाहिए। तीसरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। चौथा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जन धन की हानि को कम करने के लिए उपाय करना। पांचवा है बाढ़ से पूर्ण नौकायन व अन्य जीवन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। छठवां है बाढ़ राहत दलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात करना। सातवां है बाढ़ राहत कार्यों का समय समय पर प्रशिक्षण देना। आठवां है पेयजल व स्वास्थ्य हेतु उचित व्यवस्था करना। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है देखेंगे इसमें कि ज्वालामुखी विस्फोट एक ऐसी घटना है जिसके कारण लावा, राख, जहरीली गैस व जलवाष्प आदि निकलता है, जिससे उस क्षेत्र में अपार जनधन की हानि होती है। भारत में केवल द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी पाया जाता है, तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में सिर्फ अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य में जो है ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, और बैरन ज्वालामुखी, नारकोडम ज्वालामुखी, दो ज्वालामुखी आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कौन एक्टिव फॉर्म में है, कौन जो है जागृत फॉर्म में है, तो बैरन ज्वालामुखी याद रखिएगा जो है एक्टिव फॉर्म में है, नारकोडम जो है सुसुप्त है, उसमें जो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। वैसे लोनार झील का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में है लोनार झील, वो भी ज्वालामुखी निर्मित है। कभी वहां एक ज्वालामुखी रहा होगा, जब ज्वालामुखी हट गया तो जब वहां से कुछ वर्षों बाद, कई सौ वर्षों बाद वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, उसे लोनार झील के नाम से भूगोलवेत्ता बताते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी है, क्या आंसर देंगे, अंडमान निकोबार राज्य में है। ठीक है, तो कौन सी ज्वालामुखी इसमें जागृत है, जागृत ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोडम ज्वालामुखी। ठीक है, याद रखिए। अब देखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोडम है जो अंडमान क्षेत्र में स्थित है। चक्रवात, पांचवा पॉइंट देखेंगे आप चक्रवात के विषय में। चक्री पवन विक्षोभों को जो वायुमंडल में घटित होता है उसे चक्रवात कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब हवा गर्म होकर गोलाकार चक्राकार रूप में ऊपर उठती है तो उसे चक्रवात का नाम दिया जाता है। ठीक है, भूमंडल के बड़े रूप को भी चक्रवात कहा जाता है। यदि चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में आए तो उष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उष्ण चक्रवात क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आए तो इसे क्या बोलते हैं, उष्ण चक्रवात कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के ऊपर आए तो उसे उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। यदि यहाँ आए और यहाँ आए तो उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात कहा जाता है, जैसा कि नाम से भी आप देख रहे होंगे, क्लियर है। पिछले क्लास में इसको डिटेल में बताए भी थे। आइए अब देखा जाए देश व चक्रवात निम्नलिखित है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इधर देश का है, इधर उस देश में आता है जो चक्रवात, उसका नाम क्या है। चीन के चक्रवात को क्या बोलते हैं, तो टाइफून बोला जाता है। जापान के चक्रवात को क्या बोलते हैं, टाइफू कहा जाता है। देखेंगे चीन में टाइफून है, ये टाइफू है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को विली कहा जाता है। अमेरिका के चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। कैरिबियन देश के चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। और भारत के चक्रवात को चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। भारत में चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, चक्रवात आपदा का प्रबंधन देखा जाए, यहाँ पे चक्रवात आपदा प्रबंधन निम्नलिखित है। 5 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए।
दूसरा है तालाबों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है वैज्ञानिक विधि से भविष्यवाणी को बढ़ावा देना चाहिए। चक्रवात प्रतिरोधी बनावटों का विकास करना चाहिए। और पांचवा है चक्रवात सूचना सहायता केंद्र की स्थापना करना चाहिए। ठीक है। और छठवां आप देख रहे होंगे औद्योगिक आपदा एवं दुर्घटना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। औद्योगिक आपदा दुर्घटना निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखिएगा, ये कई बार आ चुका है, एग्जाम में आके घिस चुका है ये प्रश्न। ठीक है, भोपाल गैस कांड 1984 में 2 से 3 दिसंबर के मध्य रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण अपार जनधन की हानि हुई। ठीक है। दूसरा क्या इसमें देखेंगे, भारत का 2017 में 2 मालवाहक समुद्री जहाज, ठीक है, 17 में 2 मालवाहक समुद्री जहाज के आपसी टक्कर के कारण समुद्र में पेट्रोल फैल गया। फैलने के कारण बड़े स्तर पर समुद्री जीव जंतुओं एवं पर्यावरण की हानि हुई। एन्नौर तमिलनाडु के निकट हुआ। ठीक है। उसके बाद चासनाला कोयला खदान आपदा 1975 में घटित हुआ। ये चौथा पॉइंट जान ही रहेंगे आप। 2 जून 2023 को बालासोर जिला उड़ीसा में 3 ट्रेनों के टकराने से भीषण हादसा हो गया। वैसे 2 ही ट्रेन टकरा सकता है, 3 नहीं टकरा सकता है। 2 ट्रेन टकराया और टकरा के पटरी पे आ गया था। उधर से तीसरी ट्रेन जा रही थी दूसरे पटरी पर, वो भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो याद रखिएगा 2 जून 2023 को बालासोर जिला उड़ीसा में जो है 3 ट्रेनों के टकराने के कारण यह हादसा हुआ। और ये बुक है, आपको जरूर लेना चाहिए, आपके स्कोर को बढ़ाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा। इसका एक चैप्टर पढ़िए, फिर इसमें से हल करिए। और टेस्ट सीरीज तो जरूर लेके प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जाम चूंकि आगे टलने की वजह से समय काफी है और आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।